दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, हमारे देश में इस वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा जो हमारी इकॉनमी को लेकर, हमारी पूरी सामाजिकता को लेकर, हमारे कृषि क्षेत्र को लेकर, हर क्षेत्र को प्रभावित करने वाला है। उस पर काफी बहस चल रही है देश में। सरकार बचाव कर रही है और किसान जो संगठन हैं, जो विपक्ष के बहुत सारे दल हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि ये जो एग्रीमेंट जिसको कि ट्रेड डील कहा जा रहा है, यानी व्यापारिक समझौता अमेरिका के साथ जो ये हुआ है, ये भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख देगा। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं दोस्तों, और न तो आर्थिक मामलों का जानकार हूं, लेकिन मैं जब उस ट्रेड डील के कुछ पॉइंट्स देख रहा हूं जो अभी तक पब्लिक किए गए हैं, तो मुझे भी स्वयं लग रहा है कि ऐसा डील तो भारत ने कभी किया ही नहीं। और ये डील भारत ने क्या किया है, उस पर इंपोज कर दिया गया है। एक तरह से अमेरिका ने कहा कि हमारा ये डील है और इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये डील है क्या, ये ट्रेड डील क्या है जो अमेरिका ने भारत से किया है, और इसके जो फीचर्स, इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो क्या है, और कैसे ये डैमेजिंग है इंडियन इकोनॉमी को। आप स्वयं देश के बहुत जाने माने आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ संपादक, आप उनकी बात सुनिए और स्वयं भी तय कीजिए कि इसमें जो सरकार कह रही है, खासकर पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जो कह रहे हैं, उसमें कितना सच है। और जो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, वो जो कहेंगे वो क्या कहेंगे, और उनको आप सुनिए और स्वयं तय भी कीजिए। तो दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं एम के वेणु। एम के वेणु, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जो दर्शक और श्रोता हैं, निश्चित रूप से वेणु साहब, उनमें भी इस बात को लेकर चर्चा है और हिंदी के अखबारों में भी कुछ कुछ चीजें छप रही हैं, लेकिन ज्यादा विस्तार से नहीं। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों श्रोताओं को बताइए, जिसमें ज्यादातर लोग जो हैं हिंदी भाषी हैं, कि आखिर ये जो ट्रेड डील है ये क्या बला है, क्यों इतना विवाद है। उर्मेश जी, ये जो अमेरिका के साथ, जो ट्रंप के साथ जो ये ट्रेड डील हुआ है, ये सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना होगा कि ये ट्रंप ने इंडिया पे इम्पोज किया है। ये अनाउंसमेंट ही ट्रंप से हुआ है। ट्रंप ने 3-4 दिन पहले अनाउंस किया था, और अनाउंसमेंट का बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड क्या है वो समझना जरूरी है। बैकग्राउंड ये है कि पिछले साल अप्रैल के महीने में ट्रंप ने सारी दुनिया पे जो अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट है, वहां पे सारी दुनिया वहां पे माल अपना बेचती है, निर्यात करती है। और ट्रंप ने कहा कि भाई, मैं लोगों को अमेरिका में और देशों को मैं इतने आसानी से अब बेचने नहीं दूंगा। अब मुझे वो सारे देश अपने मार्केट में अमेरिकी माल बेचने का भी मुझे उसमें प्रावधान करें कि अब एक तरफा नहीं होगा कि आप मेरे अमेरिका में आप बेचें और जीरो ड्यूटी पे बेचें, और अमेरिका को इससे बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट जिसे कहते हैं, जो घाटा, व्यापार में घाटा। या अमेरिका जितना आयात करता है उससे बहुत कम निर्यात करता था। तो अब ट्रंप साहब ने कहा भाई, अब हम आयात कम करेंगे और निर्यात ज्यादा करेंगे, और सब देशों पे मैं टैरिफ लगाऊंगा कि वो मेरे अमेरिका में माल ना बेच पाए। तो उस शुरू में मेन उनका झगड़ा चाइना के साथ था। तो चाइना पे बहुत बड़ा ड्यूटी लगाया, 100% से ऊपर लगाया। तो उसके बाद और सब देशों पे, किसी पे 50%, किसी पे 50-60, यूरोप पे भी ड्यूटी लगाया, सारी दुनिया पे। ये उनका पहला एक उनका पैंतरा था। फिर धीरे धीरे ट्रंप साहब ने क्या करा, सब देशों से उन्होंने बातचीत शुरू कर दी, नेगोशिएट, कि मैं जो ड्यूटी पे आप लगा रहा हूं मैं कम करूंगा,
मगर आप भी अपना जो बाजार है आप मेरे लिए खोलिए। तो धीरे धीरे सारे दुनिया के सब देशों ने ट्रम्प से नेगोशिएट करके समझौता कर लिया। यूरोपियन यूनियन ने कर लिया, एशिया ने कर लिया, मलेशिया, जो बड़े बड़े जो व्यापार करने वाले देश हैं, जापान ने कर लिया, साउथ कोरिया ने कर लिया, वगैरह वगैरह, वियतनाम ने कर लिया, और भी जगह लैटिन अमेरिका। मगर हिंदुस्तान ने समझौता नहीं कर पाए। और कई बारी 4-5 बारी ऐसा हुआ पिछले साल कि हिंदुस्तान का समझौता होते होते रहा, फिर नहीं हो पाया। वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ट्रम्प साहब ने हिंदुस्तान पे कुछ और भी बड़ी बड़ी शर्तें लगाई, जो ऐसी शर्तें लगाई जो हिंदुस्तान मान नहीं सकता था किसी हालत में। और अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है और अपना जो एक क्या कहते हैं आप, एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, वो पूरे दुनिया में एक हिंदुस्तान एक नेहरूवियन पॉलिसी के जवाहरलाल नेहरू के टाइम से एक पॉलिसी अपनाती आई है, जिसके तहत वो अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जिसको आप हिंदी में उसका अनुवाद जैसे भी करें, वो की जो रणनीतिक जो स्वायत्तता है, जो उसकी एक अपनी या रणनीतिक स्वायत्तता कि भाई हम आत्मनिर्भर हैं और हम अपने जो कोर इंटरेस्ट पे किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कोई भी बड़ा पावर हो नहीं करेंगे। तो ट्रम्प ने शर्त ये लगा दी कि आप रशिया से, आप हिंदुस्तान करीब $50 बिलियन का तेल आयात करता था। यूक्रेन युद्ध के बाद रशिया से सबसे ज्यादा तेल हिंदुस्तान रशिया से लेना शुरू किया, और सस्ते में लेना शुरू किया। और रशिया से हिंदुस्तान की पुरानी दोस्ती है, और रशिया से हिंदुस्तान आप सब जानते हैं मिलिट्री इक्विपमेंट, डिफेंस के वो भी खरीदता है। ब्रह्मोस मिसाइल, बड़े बड़े हाई टेक टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन रशिया के साथ सबसे ज्यादा इंडिया का आज की तारीख में। ऑपरेशन सिंदूर में भी रशियन जो मिलिट्री जो इक्विपमेंट थे, वो बहुत उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका का भी जो F-16 पाकिस्तान के पास था, मगर रशिया का जो हमने जो मिलिट्री इक्विपमेंट बहुत अच्छा साबित हुआ, उसका जो परफॉर्मेंस। तो रशिया का साथ हिंदुस्तान नहीं छोड़ सकता। ये इस वजह से ये पिछले 6-8 महीने से डील नहीं हो रही थी। अब जाके ट्रम्प साहब ने डील अनाउंस किया, तो लोगों को लगा कि भाई अब रशिया के साथ क्या होगा हमारे रिश्तों का। तो डील तो अनाउंस हो गई, और एक तरफा डील था। हिंदुस्तान ने अमेरिका के सारे माल के लिए जो आयात करते हैं उसके लिए धीरे धीरे मतलब जीरो ड्यूटी की तरफ जाने का उनको आश्वासन दिया। अमेरिका ने जो हिंदुस्तान वहां माल बेच रहा है उस पर 18% ड्यूटी लगाई। तो सरकार ये कह रही है कि 18% जो अमेरिका ने लगाई है वो और देशों से कम है, इसलिए हिंदुस्तान को बेहतर डील मिली है। वियतनाम से बेहतर मिली है, इंडोनेशिया मलेशिया से बेहतर मिली है, ऐसा वो उन्होंने कहा, चाइना से बेहतर मिली है। तो ये नैरेटिव पिछले 2 दिन में चलाया गया। मगर ये नैरेटिव जो बेहतर डील मिली है, ये बिल्कुल कल पिछले 24 घंटे में इस नैरेटिव को एक बड़ा झटका मिला। उसका कारण ये है कि ट्रम्प साहब ने एक नया ऑर्डर जारी किया वहां से, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, जिसके तहत उन्होंने ये कह दिया कि भाई ये ट्रेड डील जो हुई है वो तो हुई है, मगर और इसके तहत जो 50% ट्रम्प साहब ने इंडिया पे टैरिफ लगाया था, सबसे ज्यादा पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा, उस 50% में मैं याद दिलाना चाहूंगा 25% जो है वो खासकर जो रशिया से हम तेल जो आयात कर रहे हैं उसकी पेनल्टी थी। क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया रशिया से तेल ना ले, क्योंकि अमेरिका का ये उनका लॉजिक ये है और उनका आर्गुमेंट ये है, वो दलील ये देते हैं कि भाई हम रशिया से तेल खरीदते हैं, रशिया को पैसे देते हैं, उस पैसे से रशिया यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है, और जब तक रशिया यूक्रेन वॉर में सीज फायर नहीं करता तब तक हम रशिया को किसी तरह की फंडिंग, कोई उनसे तेल नहीं खरीदेगा। मगर इसका उल्लंघन चाइना, इसकी बात, अमेरिका की बात नहीं मान रहा। चाइना तो उनसे रशिया से तेल खरीद ही रहा है। इंडिया ने एकदम डिसाइड किया कि
आश्वासन दे दिया कि हम तेल रशिया से धीरे धीरे कम करेंगे। अब धीरे धीरे कम करने की बात हुई थी पहले। अब ये ट्रेड डील के बाद ट्रम्प साहब ने ऑर्डर जारी कर दिया कि अब हिंदुस्तान रशिया से बिल्कुल कच्चा तेल नहीं लेगा, और जरा सा भी अगर कच्चा तेल लेता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो ये जो 25% जो पेनल्टी वाली टैरिफ थी जो हम हटा रहे हैं, जो 50% से कम करके 18% जो भी किया है, ये वापस हम लगा देंगे 25%। तो ये एक तरह से ट्रेड डील के साथ साथ एक धमकी भी आई वहां से। तो धमकी जब और ये भी सुना गया है कि उन्होंने 2 अपने बड़े सीनियर जो मिनिस्टर्स हैं उनको निगरानी पर भी लगा दिया है। उनको कॉमर्स, उनके मिनिस्टर को ये कहा कि आप डे टू डे, दिन ब दिन मॉनिटर करोगे कि हिंदुस्तान रशिया से अगर जरा सा भी कच्चा तेल लेता है तो हम वापस ये टैरिफ इंडिया पे लगा देंगे, और ये एक तरह से ये डील ध्वस्त हो जाएगी, ये डील खत्म हो जाएगी। तो ये जो धमकी आई वहां से, इसको लेके पिछले 24 घंटे से बहुत ही मतलब सरकार को कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें क्या करे। लोग कह रहे हैं कि सरकार थोड़ा सा अचंबा रही कि ये जो ट्रम्प का जो दूसरा जो ऑर्डर आया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। अब मैंने कुछ विशेषज्ञों से बात की, उन्होंने कहा कि मोदी जी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उन्हें भी इससे सरप्राइज हुआ कि भाई जब कर लिया तो साथ साथ ये ऑर्डर क्यों दिया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की आप अगर रशिया से तेल अगर खरीदेंगे तो हम आपको फिर वापस 25% पेनल्टी टैरिफ लगाएंगे और ये डील ध्वस्त हो जाएगी। तो एक तरह से जो पुराने कुछ फॉरेन सेक्रेटरी जिन्होंने ट्वीट किया है और पुराने विशेषज्ञ, उन्होंने कहा कि अब अमेरिका इंडिया की जो एनर्जी पॉलिसी है वो डिक्टेट कर रही है कि आप रशिया से नहीं खरीदोगे, आप इनसे खरीदोगे। तो ये जो हिंदुस्तान का जो इंडिपेंडेंट जो फॉरेन पॉलिसी है, जो आत्मनिर्भर जो फॉरेन पॉलिसी, उस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया ट्रम्प साहब ने। और आज कल मैं देख रहा था अर्नब गोस्वामी और भी जो टीवी चैनल में पीयूष गोयल जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, सीधे पीयूष गोयल से पूछा कि आपने ट्रेड डील करी है, मगर ये जो रूस से जो तेल जो धमकी आई है वहां से, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया है कि रूस से अगर आप जरा सा भी अगर तेल डायरेक्टली इनडायरेक्टली खरीदते हो तो आपको ये ट्रेड डील खत्म हो जाएगा, पेनल्टी वापस लगेगी। तो पीयूष गोयल ने 4 बारी उर्मिला जी जवाब दिया, ये मुझे नहीं पता, ये आप विदेश मंत्रालय से पूछे। भाई सर, पीयूष गोयल कह रहे विदेश मंत्रालय से पूछे, ये मामला विदेश मंत्रालय और अमेरिका के बीच में है। तो आप सोचिए, आपने जर्नलिज्म 40 साल से किया है, एक मिनिस्टर ऐसा कभी बोल सकता है कि भाई ये इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है ये क्या हो रहा है, और ये विदेश मंत्रालय से आप पूछिए, ये उनके खेमे में आता है, और वो अमेरिका से बात कर रहे हैं। रूसी जो तेल का आयात का मामला है वो ट्रेड डील का भाग नहीं है, तो इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आप सोचिए, वो कह रहे हैं मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं, और ये पीयूष गोयल ने सारी ये जो डील वहां से जाके पूरी नेगोशिएट करके मोदी जी के बिहाफ पे पूरा वो डिटेल्स वो पार्लियामेंट में बता रहे हैं। मगर जो रशिया से तेल आयात करने का जो उन्होंने, अमेरिका ने जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किया, उसके बारे में पीयूष गोयल कह रहे हैं उनको कुछ पता ही नहीं। तो किसको पता है भाई? अब तो मोदी जी को आके कहना पड़ेगा पार्लियामेंट में, जब उनको स्पीकर जब इनवाइट करेंगे। अभी तो आजकल तो स्पीकर उन्हें बुलाते नहीं है, जब बुलाएंगे तो उनको आके बताना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ कि आपने एक तरफ ट्रेड डील कर ली है और दूसरी तरफ आपको वहां से एक और ऑर्डर आया कि आप रशिया से कच्चा तेल नहीं खरीद सकते। तो आप क्या अमेरिका हिंदुस्तान को बताएगा कि तेल कहां से खरीदना है? तो ये तो एक बहुत ही मतलब एक जटिल मामला है, और बिल्कुल इसमें मेरे हिसाब से हिंदुस्तान जिस तरह सरकार अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि फंस गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोले। क्योंकि अगर आप ये बोल देंगे ठीक है हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, जो ट्रम्प साहब ने कहा है कि आप बिल्कुल मत खरीदे, तभी ये ट्रेड डील लागू होगा, नहीं तो आप ये ट्रेड डील ध्वस्त हो जाएगा और वापस टैरिफ लग जाएगा। वो भी नहीं बोल सकते। अगर ये बोल दे कि रशिया से नहीं खरीदेंगे तो रशिया से प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि अभी कुछ महीने पहले पुतिन साहब आए थे और उन्होंने अलग से एक डील करी थी इंडिया के साथ, जिसमें वो भी बहुत ही मतलब विस्तार से क्या क्या चीजें इंडिया खरीदेगी, वो क्या बेचेंगे और हम क्या बेचेंगे, और किस तरह इंडिया रशिया ट्रेड को भी $100 बिलियन
तक ले जाया जाएगा, 2030 तक। उसमें डिफेंस का इक्विपमेंट, सारी चीजें, उसमें तेल का। तो एक तरह से मोदी जी इन दो पावर्स के बीच में फंस गए हैं, जो अमेरिका और रशिया के बीच में। इसलिए चुप्पी साधे हुए कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये जो ट्रेड डील यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हुआ है, उर्मिला जी, इतना इतना अनइक्वल है, इसमें असमानता इतनी है कि हिंदुस्तान, दोनों तरफ से कहा गया कि भाई हम अपनी ये सारी ड्यूटी हिंदुस्तान का हम कम करेंगे, आपको हम एग्रीकल्चर में एक्सेस देंगे। वहां की एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने कह दिया कि इंडिया के एग्रीकल्चर मार्केट को यूनाइटेड स्टेट्स के किसानों को फायदा होगा और खूब हम बेचेंगे हिंदुस्तान में। उस पर भी पूरा विस्तार से इन्होंने अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि उसका एग्रीकल्चर में, फार्मर्स में, उनके आय में, फार्मर्स की इनकम में और फार्म एम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क पड़ेगा, वो पूरा आया नहीं अभी तक। मगर इन्होंने, हिंदुस्तान ने आश्वासन दे दिया कि हम अगले 5 साल $500 बिलियन का सामान आपसे खरीदेंगे जी। $100 बिलियन का एक साल में। आप सोचिए, मैंने तो, उर्मिला जी, मैं आर्थिक मामलों में 40 साल से मैं देख रहा हूँ, लिखता भी हूँ, ऐसा मैंने कभी कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं देखा जिसमें एक देश दूसरे को आश्वासन दे रहा है कि हम आपसे $500 बिलियन का माल खरीदेंगे, दूसरा देश इंडिया को कोई आश्वासन नहीं दे रहा। मतलब आप ये सोचिए, आप बिजनेस कर रहे हो और आप किसी से आप माल खरीद रहे हो, तो आप उसको ये एश्योरेंस दे सकते हैं कि मैं अगले 5 साल आपसे इतना, मैं आपसे बिल्कुल ऑर्डर, पक्का ऑर्डर है ये। तो भाई ये तो ट्रेड, फ्री ट्रेड जो है, इस तरह के प्रेशर में और इस तरह का, मतलब एक तरह से धमकी देते हुए फ्री ट्रेड का या बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, मैंने तो कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा। और ये पूरी तरह प्रेशर में आ गए। और इस प्रेशर को, जो अमेरिका से जो प्रेशर आया है, जो रशियन और क्रूड को लेके, और जिस तरह इन्होंने आश्वासन दिया कि हम हर साल $100 बिलियन का सामान खरीदेंगे, जिसमें डिफेंस का भी सामान होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा, एग्रीकल्चर का होगा, कोकिंग कोल होगा। और ये किस बेसिस पे इन्होंने ये फिगर दिया है, $100 बिलियन हर साल कि भाई अमेरिका से माल खरीदेंगे? उसका कोई अंदाजा नहीं, कोई उसमें क्लैरिफिकेशन नहीं है। क्योंकि आज की तारीख में जो मर्चेंडाइज गुड्स है, वो अमेरिका से केवल 40 मेरे ख्याल $45 बिलियन से ज्यादा नहीं आता। तो $40 बिलियन के करीब आयात होता है अमेरिका से, अमेरिका बेचता है हमें। आप उसको एकदम डबल से भी ज्यादा करने का हिंदुस्तान ने उनको आश्वासन दे दिया है कि हम आपसे खरीदेंगे। इस पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये नंबर कैसे आया, कैसे आश्वासन दिया। और मेन सबसे बड़ा मुद्दा है, तो इसके बारे में भारत सरकार का क्या कहना है? क्या असर होगा? हाँ, नहीं, इसके बारे में भारत सरकार अभी तक क्या कह पा रही है, क्या उसका कहना क्या है? भारत सरकार में, पीयूष गोयल का मैं इंटरव्यू देख रहा था। पीयूष गोयल केवल ये कह रहे हैं कि हमने अपने हिसाब से कुछ कैलकुलेट किया कि हम उनसे डिफेंस का सामान इतना खरीदेंगे, इतना हमारा डेटा सेंटर, एआई जो कोऑपरेशन यूएस से होगा, उनसे सारी इलेक्ट्रॉनिक की चीजें, हार्डवेयर, एनर्जी, तेल तो है, मेन तो तेल है। मेन मुद्दा उर्मिला जी, रशिया से जो हम $50 बिलियन लेते हैं, उसको सीधी तरह यूएस अमेरिका की तरफ ट्रांसफर करने की बात है। और ये बात मतलब खुल के सरकार कह भी नहीं पा रही। पीयूष गोयल कह रहे हैं कि रशिया से तेल खरीदने का मामला हमारे ट्रेड डील में नहीं है। ये आप विदेश मंत्री से पूछिए, विदेश मंत्रालय कुछ बोल नहीं रहा, प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं बोल रहे, और कोई कुछ नहीं बोल रहा। तो इसमें कई बहुत ही पेचीदे कई मामले हैं जो जिसका विस्तार में अभी तक कुछ पता ही नहीं लग रहा। और एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र में क्या क्या वो लोग बेचेंगे, नहीं पता लग रहा। एक तरफ पीयूष गोयल बोल रहे हैं कि हम कृषि क्षेत्र को पूरी तरह प्रोटेक्ट करेंगे, किसानों को हम बिल्कुल किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा देंगे। दूसरी तरफ अमेरिका की एग्रीकल्चर सेक्रेटरी बोल रही है, ब्रुक कॉलिंस, कि हिंदुस्तान ने हमें इतना, अपना कृषि क्षेत्र अमेरिका के लिए इतना ज्यादा खोल दिया कि अब हम जितना माल हिंदुस्तान का इस वक्त अमेरिका के साथ कृषि क्षेत्र में ट्रेड सरप्लस है, $1.3 बिलियन। इसका मतलब करीब
10-11 हजार करोड़ का सरप्लस है। वो ये कह रहे कि जिस तरह हिंदुस्तान ने हमें अपना कृषि क्षेत्र खोला है हमारे लिए, हम तो इसको खत्म करके हम उल्टा हम ज्यादा बेचेंगे सरप्लस में, हिंदुस्तान हम सरप्लस में हो हाँ जाए। सरप्लस में आ जाएंगे। तो आप अगर दोनों देखें, कृषि क्षेत्र और जो इंडस्ट्रियल जो गुड्स का जो हिंदुस्तान ने उनको आश्वासन दिया है, जो $100 बिलियन हर साल, या उसको अगर मिला के देखें तो आज की तारीख में हिंदुस्तान का अमेरिका के प्रति सरप्लस है $45 बिलियन का। मगर या अगर ये इस तरह लागू होता है तो इंडिया तो डेफिसिट में आ जाएगा। सरप्लस को डेफिसिट में कन्वर्ट करने की बात हो रही है। मतलब जहां सरप्लस हर साल मिलता था इंडिया को, वो अब वो माइनस में चले जाएगा, इंडिया का जो ट्रेड वहां से। तो आप सोचिए विमली जी, कौन सा ऐसा आप व्यापारी है जो अपना खुद का जो सरप्लस को डेफिसिट में उसको वो कर दे, तब्दील कर दे। ये तो बिल्कुल ही मतलब बहुत ही अचंबा डील है ये। देखिए, इस कार्यक्रम में आने से पहले मैं आपका एक लेख आज दोपहर में पढ़ गया था, और जो दवायर के लिए आपने लिखा है, तो उसमें आपने एक बात कही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भी इस डील को, इसके जो प्रावधान है उसको देखकर उसको जलन होती कि अरे वाह, ये हमें नहीं मिला। और दूसरी तरफ एक दूसरे अर्थशास्त्री जो एग्रीकल्चर विशेषज्ञ हैं, जो कृषि क्षेत्र के एक बड़े अर्थशास्त्री हैं, देवेंद्र शर्मा, और मीडिया में काफी पॉपुलर है, तो उन्होंने कहा है कि भारतीय बाजार में अमेरिका से कृषि उत्पादों को पहली बार इतनी जगह मिलेगी, उनको इतनी ज्यादा मार्केट मिलेगी जो हिस्ट्री में कभी भारत में नहीं हुआ था। ये देवेंद्र शर्मा का कहना है। तो कृषि उत्पादों के बारे में उनका ये कहना है, और आपने एक बड़ी पिक्चर पेश की कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भी जलन हो रही है, होती। बिल्कुल उर्मिला जी, और देवेंद्र शर्मा का मैंने देखा था लेख, उन्होंने एक और बात कही है, हिंदुस्तान को क्यों कृषि क्षेत्र में बहुत नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका जो है अपने किसानों को बहुत भारी सब्सिडी देता है। और जो अमेरिका जो उनको जो सब्सिडी देता है, उनका जो जैसे प्रोडक्शन वैल्यू है उसका 20% तक सब्सिडी देता है। और इंडिया में सब्सिडी है ही नहीं। और एक यूरोपियन यूनियन की स्टडी है, उसके तहत ये कहा गया कि इंडिया को फार्मर्स को नेगेटिव सब्सिडी है। तो आप सोचिए, उनको ऑलरेडी 20% से ज्यादा 20-30% का एडवांटेज है, और वो इतने सस्ते अगर यहाँ माल बेचेंगे तो हमारा किस तरह कृषि क्षेत्र में क्या असर होगा, मैं तो कह रहा हूँ इसकी कोई स्टडी भी नहीं हुई है। ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, आपकी कोई स्टडी है, कोई आपने जिस क्षेत्र में अभी 4-5 जो जॉइंट स्टेटमेंट में जो इंडिया और यूएस के 5-6 चीजों का जिक्र है कि इन एग्रीकल्चर आइटम में आपको खोला जाएगा, मगर बाद में ये भी कहा गया कि और चीजें भी बाद में खुल सकती हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये मैं कहूंगा कि सरकार को, जैसे मैंने अपने लेख में कहा है, ये तो पार्लियामेंट में आके पूरी तरह विस्तार से इस पर डिबेट होना चाहिए। ये तो ना कैबिनेट में कोई ये लाया गया, ये पूरा डिसीजन डिस्कस हुआ ना पार्लियामेंट में। तो हम किस तरह की डेमोक्रेसी में हैं कि ऐसी चीजें बिल्कुल लोगों के पीठ पीछे हो रही है, और इस पे कोई विस्तार से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा, डिटेल्स नहीं आ रहा। तो इसलिए मैंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी ऐसे डील से बहुत ही, उनको भी ईर्ष्या होगी ऐसे डील से कि कैसे कर लिया इन्होंने। तो आखिरकार बिल्कुल आखिरी सवाल कि आपको, जब सारे देश के जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, जिनका किसी दल या किसी सरकार या किसी संस्था से लगाव नहीं है या एसोसिएशन नहीं है, उनमें ज्यादातर लोगों को मैं देख रहा हूं कि वो इसको देश के विरुद्ध बता रहे हैं, यानी नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ बता रहे हैं। लेकिन सरकार जो है वो आमादा है ये बात कहने के लिए, नहीं साहब, हमने तो देश के इंटरेस्ट को काफी तवज्जो दी है। अब जैसे शिवराज सिंह चौहान को मैं देख रहा था, वो बोले कि सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, डेयरी, फलों में किसी तरह की अमेरिका को टैरिफ में छूट नहीं मिली है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये भी देखा जा रहा है, अब जैसे मक्का के बारे में, चारा के बारे में, चारा जो पशुओं के खाने की चीज है उसके बारे में, अब जैसे उसमें लाल जो ज्वार है
वो साफ साफ लिखा है कि लाल ज्वार अमेरिका से आएगा, इसमें इसमें तो बिल्कुल क्लियर कट है। तो ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एटसेट्रा में है शामिल। तो बिल्कुल। आप आपको क्या लग रहा है कि फिर हम जिस तरह से देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में चीजों को लेकर बहस नहीं हो पा रही है, एक मुद्दा उठा उस पर भी बहस नहीं हुई, तो अगर पार्लियामेंट में बहस नहीं हो रही है और जनता इन चीजों को, जनता का एक एक हिस्सा जो जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो इकोनॉमी को जानते हैं, नेशनल पॉलिटिक्स को जानते हैं, इंटरनेशनल इश्यूज को जानते हैं, लेकिन आम जनता को तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि देश के साथ हो क्या रहा है, तो आखिर समाधान क्या है आपके हिसाब से? आखिर कैसे देश की इकोनॉमी को हम बचा पाएंगे? देखिए उर्मिला जी, कुछ दिन पहले मैंने एक जो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के जो मीडिया एडवाइजर थे, मीडिया सलाहकार संजय बारू, जो 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 इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल इकोनॉमी, जियो इकोनॉमिक्स पे काफी लिखते भी हैं, नजर रखते हैं, किताबें भी लिखी है उन्होंने, उनसे मैं ऐसी बात कर रहा था वायर में ही। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान का जो रूलिंग एलीट है, अब उसमें ये दम, शक्ति, ये वो कैपेसिटी नहीं रही है कि बड़े पावर को के सामने खड़ा होकर अपनी जो इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, उसको असर्ट करे। और उन्होंने ये कहा कि ताज्जुब की बात यह है कि आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी 40 साल पहले की तुलना में काफी सशक्त है, बड़ी इकोनॉमी है, $4 ट्रिलियन। उन्होंने कहा कि जब हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी कमजोर थी, जैसे नेहरू के टाइम, इंदिरा गांधी के टाइम, तब उन लीडरशिप पे उनमें ज्यादा दम था बड़े पावर्स को के सामने खड़े होने का और अपनी बात रखने का, और अपनी जो इंडिपेंडेंट जो फॉरेन पॉलिसी है उस पे कायम रहने का। तो ये बहुत अजीब सी एक विडंबना है कि आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में, ओवरऑल में कह रहा हूँ, जो यूपीए के चलते अभी पिछले 20 साल में, तो क्यों इस तरह बिल्कुल मतलब घुटने टेके जा रहे हैं? इसका कोई मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है। पहली बात तो घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत आपको ऐसे पावर्स के सामने खड़े होने के लिए थोड़ी तकलीफ होगी, पेन होगा, मगर उस पेन को, एक लीडरशिप का एक रोल होता है कि उस पे लोगों को समझाया जाए और कहा जाए कि भाई हम किसी तरह कुछ समय के लिए सहेंगे, और मगर अपनी जो अपना जो इंडिपेंडेंट जो स्टांस है उस पे कायम रहेंगे। ये चीज और देश तो कर ही हैं। अब जैसे पीयूष गोयल ने कहा कि भाई इंडिया को बड़ा और देशों की तुलना में अच्छा डील मिला है, तो ये तो सरासर गलत है कि वियतनाम को आप ले, इंडोनेशिया को ले, साउथ कोरिया को ले, और भी देशों को ले, जापान, उसमें किसी ने ऐसा आश्वासन तो नहीं दिया कि हम अपना कृषि क्षेत्र खोल देंगे, या ऐसा आश्वासन तो नहीं दिया कि हम आपसे एडवांस में आपको अगले 5 साल का ऑर्डर दे देंगे, $500 बिलियन का हम आपसे आयात कराएंगे। भाई वियतनाम ने कहा कि ठीक है, आप हम पे ड्यूटी लगाइए। वियतनाम पे जाहिर है हम पे 18% है, वियतनाम पे थोड़ा ज्यादा लगा, 19-20%, मगर वो उस ड्यूटी को भी सहते हुए पिछले 1 साल में उसने अपना जो ट्रेड सरप्लस है बढ़ाया है, और उसने यूएस को जवाब दिया, चाइना ने जवाब दिया। चाइना को पिछले साल रिकॉर्ड ट्रेड सरप्लस आया है $1.2 ट्रिलियन का। तो ये बाकी सारे देश जो है ट्रंप के सामने सरेंडर नहीं कर रही हैं, और ट्रंप के साथ एंगेज कर रही हैं, जो उनकी जो नाजायज बातें उसको अपोज भी कर रही हैं, थोड़ी बहुत चीजें एक्सेप्ट भी कर रही हैं, मगर लोगों के हित को वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, और वो जो एक्चुअल जो अपनी इकोनॉमी को बरकरार रखे हुए और ट्रेड को भी बरकरार रखे हुए। इंडिया भी ये कर सकता है, मगर इंडिया, मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा कुछ प्रेशर में है अमेरिका के। उसका कारण पूरी तरह मुझे तो समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या है जो अमेरिका इंडिया को दे रहा है या आगे जाके देगा। या कुछ लोग कहते हैं कि सरकार ने यह तय कर लिया कि कुछ समय के लिए अमेरिका की सारी बात मान लो, थोड़ा बहुत जो वो कहते हैं हाँ पे हाँ करो, मगर आगे जाके जो एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उसको एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी से कहते हैं। अमेरिका
से मित्रता अगर पूरी तरह इस वजह से अगर थोड़ा ट्रस्ट बढ़े तो हिंदुस्तान को ज्यादा फायदा है, क्योंकि हम चाइना को उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। मगर दुनिया के सारे विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि अब अमेरिका को ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया है। यूरोप बोल रहा है, उनके जो अलाइज बोल रहे हैं, जापान बोल रहा है, जो उनके जो मित्र होते थे वो कह रहे हैं कि अब अमेरिका को ट्रस्ट करना मुश्किल है। तो इंडिया पूरा ये यूरोपियन बोल रहा है कि भाई अब अमेरिका के साथ ही हमारा जो आगे जो फ्यूचर है अमेरिका से जुड़ के होगा। ये मुझे समझ में, मैं कहना चाहता हूँ तो पहले जमाने में जब आप कॉलेज में हम हुआ करते थे, अब 10-15 साल पहले भी ये कहा जाता था कि ज्यादातर लेफ्ट के लोग एंटी अमेरिकन है। मगर पिछले 1 साल में मैंने देखा है, या 1-1.5 साल में ट्रंप के आने के बाद सारे एंटी अमेरिकन हो गए। जो सेंट्रिस्ट, जो और देशों के जो राइट विंग, सब ट्रंप से नाराज है। तो ऐसे माहौल में इंडिया क्यों इस तरह ट्रंप के साथ बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, ये मेरी समझ के बाहर है। क्योंकि ट्रंप ने, आपको याद होगा, ट्रंप ने ब्रिक्स पे भी काफी तीखा प्रहार किया है। ब्रिक्स पे पूरी ड्यूटी लगाने की बात करें, ब्रिक्स को धमकी दी जा रही है कि अगर आप आपस में अगर बिना डॉलर से हट के आप अगर अपनी करेंसी में ट्रेड करें और अमेरिकी डॉलर को अगर आप थोड़ा कमजोर करें तो हम आप पे फिर पेनल्टीज लागू करेंगे, आप पे और ड्यूटीज लागू करेंगे। पहले कहा 100% ड्यूटी सारे ब्रिक्स के देशों पे। अब हिंदुस्तान ब्रिक्स का भी भाग है और इस साल हिंदुस्तान ब्रिक्स का प्रेसिडेंट चेयरमैनशिप है। इस साल ब्रिक्स की पूरी समिट यहाँ होने वाली है, और जिसमें सारे ब्रिक्स के देश, ईरान, इथियोपिया, जो सारे ग्लोबल साउथ जो, और ब्रिक्स एक्सपैंड हो रहा है और ब्रिक्स का बोलबाला बढ़ भी रहा है, और ये सारी चीजें भी हो रही हैं। और ये भी अब हिंदुस्तान अब क्या पोजीशन लेगा ब्रिक्स के अंदर। अगर हिंदुस्तान पूरी तरह ब्रिक्स में कोई एक मूवमेंट, जो ब्रिक्स का मूवमेंट है, उसमें अगर भाग लेता है तो ट्रंप फिर नाराज हो जाएंगे। तो ये जो अभी जो हमारी जो कूटनीति चल रही है, इसमें मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं दिख रहा। और किस तरह रशिया को मनाएंगे, अभी यही क्लैरिटी नहीं है। ये सारे हमारे जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि रशिया तो ये अगर पूरा तेल अगर उनसे खरीदना बंद कर दे तो रशिया बिल्कुल नाराज हो जाएगा। तो इसका भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होता है अगले कुछ महीनों में। MK वेणु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तार से और बहुत ही ठोस उदाहरणों के साथ, ठोस तथ्यों के साथ पूरे मामले को हमारे दर्शकों श्रोताओं को समझाने की कोशिश की है। और दोस्तों, आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें जरूर बताइएगा। आपकी हर टिप्पणी हमें अपने को ताकत देती है, अपने को करेक्ट करने की, अपने को सुधारने की। तो इसलिए जरूर आप हमें सलाह दें, अपने रिएक्शंस भी दें, और हमारा कार्यक्रम अगर देखते हैं, पसंद करते हैं, तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नमस्कार।